नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग इंडिया में। मैं हूं शिवांगी और मेरे साथ है सत्यप्रिया। थैंक यू शिवांगी। शिवांगी, जैसा हम जानते हैं, जब भी हम किसी बड़े से आशीर्वाद लेते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं आयुष्मान भव। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अच्छी सेहत लंबी आयु के साथ साथ कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और कहा भी जाता है सत्यप्रिया, पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि अगर आप निरोगी रहेंगे आप खुश रहेंगे, और अगर आप खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा आपकी जिंदगी में। और निरोगी रहने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, अच्छा खान पान, अच्छा व्यायाम, और उसके साथ ही साथ एक बेहतरीन दिनचर्या। लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि हम किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की की है कि हमारे पास अगर देखा जाए तो चिकित्सा की कई सारी पद्धतियां हैं, चाहे हम एलोपैथी की बात करें या फिर अगर हम ट्रेडिशनल या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करें, चाहे जैसे आयुर्वेद है या फिर होम्योपैथी। और क्योंकि अब हमने होम्योपैथी का जिक्र किया ही है तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब जो हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं वो हैं होम्योपैथी के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजीव सिंह चावला। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका एक छोटा सा वीडियो जो हमने बनाया हुआ है, हम चाहेंगे कि आपकी पूरी जर्नी को एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। डॉक्टर चावला, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी का जो उसके पीछे का फलसफा है, जो डॉक्टरीन है, जो फिलॉसफी है, वो क्या है? होम्योपैथी का फलसफा, फिलॉसफी उसके नाम से शुरू आ जाती है। वेरी क्लियरली मेंशन होमियो और पोथोस। अब होमियो का मतलब, इसमें बेसिक सिद्धांत है लेट्स लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। ये इसकी बेसिक से फिलॉसफी है, नॉट ऑपोजिट्स और नॉट एनीथिंग। होम्योपैथी फिलॉसफी ये कहती है कोई भी ड्रग जो दुनिया में बनी है, दवाई, वो तब तक क्योर नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर उस चीज को, रोग को पैदा करने की शक्ति ना हो। अच्छा। जो होम्योपैथी का इन्वेंशन है, आज बहुत सारे लोग होम्योपैथी को लेकर डाउट में रहते हैं, और जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो हमारे मॉडर्न साइंस वाले रहते हैं। तो मैं ये उन सब की नॉलेज के लिए डालना चाहूँगा कि होम्योपैथी का इन्वेंशन एक उस ज़माने के बहुत फेमस हमारे एलोपैथिक डॉक्टर थे, डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन हैनीमैन, जो जर्मनी में हुए हैं। तो उस टाइम वो अपनी कहीं प्रैक्टिस, वो कुछ बुक ट्रांसलेट कर रहे थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे एलोपैथी के सिद्धांतों से। उन्हें समझ नहीं आता था कि किसी का एसिड नेचर किसी बैक्टीरिया को मार रहा है तो डिजीज क्योर हो जाएगा। वो कहते थे नहीं, देयर इज सम सीक्रेट बिहाइंड समथिंग, जो कुछ हमारी साइंस मिस कर रही है। उसी को खोजते खोजते तो होम्योपैथी की जो बेसिक कहानी शुरू होती है वो सिनकोना बार्क से होती है, जिसको हम कुनीन कहते हैं जनरल लैंग्वेज में जी। सो कुनीन उस जमाने में एक सिनकोना बाग का ट्री हुआ करता था, उससे बनती थी। तो उनको दिमाग में नहीं लॉजिक आया कि ये इतनी बिटर है कि ये मलेरिया के पैथोजन को मारती है, इसीलिए ये कुनीन मलेरिया को क्योर करती है। तो उनको कहीं डाइजेस्ट नहीं होती थी ये बात। उन्होंने उसकी प्रूविंग करनी शुरू करी। उन्होंने प्रूविंग के अंदर उन्होंने उस सिनकोना बाग को खाना शुरू किया। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने क्या देखा कि उनको सारे मलेरिया लाइक सिम्टम आने शुरू हो गए हैं। उनको बुखार भी आने लग गया, उनको जाड़ा भी आने लग गया, उनको सारे साइकिल्स जो मलेरिया में होती हैं उनको मिलने शुरू हो गई। तो यहाँ से एक होम्योपैथी के लिए कहते हैं ना, वो एप्पल इज़ फॉर न्यूटन एंड सिनकोना बार्क इज़ फॉर होम्योपैथी, डॉक्टर हैनीमैन के लिए थी। तो यहाँ से होम्योपैथी का एक नया सिद्धांत निकला, एक नई सोच आई कि ये जब कोई भी ड्रग सब्सटेंस के अंदर एक हिडन पावर है कि वो मलेरिया के लिए ही कुदरत ने दी है, वो उसको बनाया है कुदरत ने, उसको सामने लेके आना। फिर उनके लिए एक नया सब्जेक्ट मिल गया। जब ये मिल गया तो फिर तो उनके पास कोई एंड नहीं था। तब उन्होंने दुनिया में बहुत सारी हर्ब्स जो ऑलरेडी मेंशन थी, नेचर को ही मेन मुद्दा रखा, जो नेचर में चीज़ें अवेलेबल हैं, किसी केमिकल्स को उन्होंने कास्ट नहीं किया, जो नेचुरल अवेलेबल चीज़ें हैं सिर्फ उन पे उन्होंने ड्रग प्रूविंग्स करनी शुरू करी। इसलिए होम्योपैथी बहुत साइंटिफिक है। जो रिसर्च हमारी और पद्धतियों में होती है उसमें एनिमल्स के ऊपर या लैब इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर जोर दिया जाता है।
यहाँ कोई भी ड्रग, आज भी जो नई ड्रग प्रूविंग होती है वो सेम एनिमल फिलॉसफी पे होती है कि जिसमें एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग्स को ड्रग सब्सटेंस दिया जाता है, उसके सिम्टम नोट किए जाते हैं, उसको क्या क्या चेंजेस आए, फिर उन्हीं चेंजेस के ऊपर जब कोई पेशेंट आपके पास मिलता है तो जब वो दवाई देते हैं तो वो पेशेंट क्योर हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं लेट्स लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक्स, लाइक्स नॉट सिमिलर, सेम नहीं, सिमिलर वर्ड यूज किया, नॉट सेम। अब पॉइजन को, आर्सेनिक पॉइजन किसी को हो गया तो उसको आर्सेनिक नहीं खिलाएंगे, वो तो बढ़ जाएगा। हाँ। तो ऐसे और पॉइजन ढूंढेंगे जिनके सिमिलर सिम्टम है आर्सेनिक जैसे, तो जब उनको अप्लाई करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा पेशेंट। तो ये बेसिक फलसफा है होम्योपैथिक थ्योरी का। तो लेट्स लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक्स के साथ। जैसे देखा जाता है एलोपैथी से तो बहुत डिफरेंट है। एलोपैथी के रिजल्ट्स ऐसा बताया जाता है बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसी धारणाएं भी है कि होम्योपैथी धीरे धीरे असर करती है। हालांकि उनके रिजल्ट हैं, रिलायबल हैं और हमेशा रहते हैं। लेकिन जब बात आती है सर बड़ी बीमारियों की, जैसे अगर कैंसर की बात करें या हार्ट में एलिमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, एलोपैथी की तरफ ही जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए ऐसे अवेयरनेस, मीडिया अवेयरनेस, गवर्नमेंट की अवेयरनेस, रिसर्च पेपर्स बहुत सारे, और एक सिस्टम एस्टेब्लिश है। आज हॉस्पिटल्स ढूंढिए, आपको होम्योपैथी के हॉस्पिटल बड़े कम नजर आएंगे, होम्योपैथी के क्लिनिक्स नजर आएंगे आपको। तो कहीं ना कहीं अब जैसे हमारी भारत सरकार आज की डेट में सपोर्ट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता वो दिन दूर होने वाला है कि हर सेंटर के अंदर, अभी गवर्नमेंट का एक एजेंडा है कि हर मेडिकल बॉडी के अंदर जो भी एस्टेब्लिश हॉस्पिटल है वहाँ एक होम्योपैथिक विंग, आयुर्वेदिक विंग, कोई भी विंग, जितने भी थेरेपीज हैं, क्योंकि हर पैथी कुछ ना कुछ अपने आप के लिए काम कर रही है और पेशेंट को क्योर करने में सबका बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ तक होम्योपैथी की आप बात करते हैं, वर्ल्ड की नंबर 2 साइंस है। आज पूरे वर्ल्ड में अगर एलोपैथी के बाद कोई जानता है, कोई इलाज के लिए सबसे पहले जाता है तो वो होम्योपैथी की तरफ जाता है जी। और उसका सबसे बड़ा एक ही कारण है, एकमात्र ऐसी पत्ती है, मेरे फादर उसको कहा करते थे जस्ट लाइक अ मदर्स मिल्क, इसका कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। वही मैं कहने वाली थी, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। दैट इज द मोस्ट एडवांटेज। और बड़ी से बड़ी बीमारी में चाहे सालों साल भी दवाई खानी पड़े, आपको कोई ड्रग पॉइजनिंग या कोई इससे रिलेटेड चीज नहीं होने वाली, बिकॉज होम्योपैथी में हम कोई क्वांटिटी कंज्यूम ही नहीं करते हैं। तो ये भी एक होम्योपैथी का फलसफा है, जो एक बेसिक थ्योरी के साथ कि कैसे किसी चीज के अंदर एक लेटेंट एनर्जी होती है जी। उसको बाहर निकाल के उसको यूज किया जाता है क्योर के लिए जी। डॉक्टर चावला, अभी अभी आपने अपने पिताजी का जिक्र किया जिन्होंने इस क्षेत्र में भी बहुत काम किया, और आज आप उनके नाम से एक चैरिटेबल संस्थान भी चलाते हैं जो मुफ्त में इलाज भी करता है। हमारे पास इसके बारे में एक वीडियो है, सबसे पहले दर्शकों को वो दिखाते हैं और फिर इसके बारे में आपसे भी जानेंगे। डॉक्टरों के प्रति हम सब के मन में आदर और सम्मान होता है। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कोशिशों से समाज में बदलाव लाने का काम किया है। होम्योपैथ के एक ऐसे ही अनुभवी चिकित्सक हैं डॉक्टर लाल सिंह। होम्योपैथ को लोकप्रिय बनाने के साथ साथ डॉक्टर लाल शिक्षा, स्वास्थ्य और दिव्यांग जनों को उचित मकाम देने के मकसद से वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। भारत में आज भी इलाज का बोझ उठा पाना समाज के बड़े वर्ग के लिए मुश्किल है। इसी परेशानी को कम करने के मकसद से डॉक्टर लाल लोगों को होम्योपैथ की खूबियों से रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। समाज के कमजोर तबके के लोगों को कम खर्च पर उचित इलाज मुहैया कराने में डॉक्टर लाल ने जो पहल की है वो अनुपम है। वो अनपढ़ बच्चों को शिक्षित करने के लिए भी कई प्रयास कर रहे हैं। दिव्यांगों को भी उनका हक दिलाने के लिए डॉक्टर लाल हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि समाज में रहने वाले लोग ही छोटी छोटी कोशिशों से बदलाव ला सकते हैं। डॉक्टर चावला, आपके पिताजी द्वारा चलाई गई ये मुहिम जिसका हिस्सा आप भी हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या इसके पीछे सोच थी? इसके पीछे सोच एक ही थी, अभी जो आपने सुना मैसेज, कि हर आदमी, हमारी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पिताजी क्या कहते थे, समाज में बदलाव लाना है, हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लोग आके पूछते हैं कैसे जुड़े, मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्या आता है। एक लेडी घर में आती है, कहती है जी मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ। तो बनाओ भाई अच्छा खाना, बड़े भूखों को ज़रूरत है जी। तो हर कोई आदमी, मुझे डॉक्टरी आती है तो मैं अपनी मेडिकल साइंस के थ्रू जाऊँ, जिसको कोई चीज़ इन्वेंशन करनी आती है वो प्रोडक्ट उस तरह का बना के उनकी हेल्प करे। तो जन जन तक पहुँचाना और अपने काम को, अपने काम के जरिए जन जन तक पहुँचना और देखना कि इस काम के जरिए मैं कितनों की हेल्प कर सकता हूँ।
अगर हर आदमी इस चेन में जुड़ता चला जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे की जिम्मेवारी जब समझने लगेंगे और अपने काम के ज़रिए जो हमें आता है, कुछ भी हमें आता है, चैरिटी के लिए कुछ नई चीज़ नहीं चाहिए, जो भी हमें आता है जब हम उसको दूसरों के साथ बांटना शुरू कर देंगे तो बड़े अच्छे से सबका उद्धार हो जाएगा। तो इस मिशन के साथ डॉक्टर लाल सिंह फाउंडेशन शुरू हुआ था। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है आज की डेट में कि पिछले 12 मार्च को डॉक्टर लाल सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे सर पे छोड़ गए हैं, तो हमने उसको निभाना है और उनके मिशन को पूरा करना है। जी, क्या बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जितना डॉक्टर अच्छा काम आप कर रहे हैं। यकीनन। डॉक्टर चावला, फिलहाल तो यही कहेंगे कि आपका जो परिवार है, अगर उनका सफ़र देखें होम्योपैथी के क्षेत्र में, तो आधे दशक से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। आपको तो परिवार में ही वो माहौल मिला है कि आप ये सब कुछ सीखते रहे हैं। ऐसे में आपने बहुत देखा होगा, बहुत बारीकी से देखा होगा कि होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। तो पिछले 50 सालों में आपने वो क्या क्या बदलाव देखे हैं? तब की होम्योपैथी में और आज में कितना अंतर आ चुका है? आज और पुराने ज़माने में अगर देखो तो होम्योपैथी आज की डेट में अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरिकुलम लेके चलता है, जो BHMS, MD, इवन PhD तक लेवल की एजुकेशन आ गई है। जी। जो कहाँ पहले लोग जब होम्योपैथी की स्टार्टिंग हुई 2-2, 4-4 महीने, 6-6 महीने के कोर्स करके प्रैक्टिस करते थे। सो वहाँ से कहीं होम्योपैथी का वो एक डाउनफॉल स्टेज भी था। आज का होम्योपैथ जो है किसी भी डॉक्टर से कम नहीं है। आप अगर मिलाएंगे तो स्टडीज़ हमारी बिल्कुल सेम है जो सेम एलोपैथिक पैटर्न के पढ़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। रादर एडिशनल होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स ऊपर से अलग हैं। तो आज एक डॉक्टर होम्योपैथी का 6.5 साल में एक कामयाब डॉक्टर बन के कॉलेज से तैयार होकर निकलता है। तो 6.5 साल की एक बेसिक मशक्क़त के बाद उसको ग्रेजुएशन मिलती है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद फिर 2 साल की MD लोग करते हैं, उसके बाद फिर PhD तक अवेलेबल है। तो जहाँ ये एजुकेशन का साथ जब से मिला है साथ में, और हमारी सरकार की जो मंशा रही है उन्होंने इस सिस्टम को इतना बढ़ाया है, तो आज होम्योपैथी इट नॉट लेस देन एनी अदर पैथी। आज पेशेंट उतने ही कॉन्फिडेंस से जाता है जैसे वो किसी मेडिसिन कंसल्टेंट के पास जाता है। जी। तो जब वो जाता है तो आज का होम्योपैथ उससे ठीक है, वो सवाल होम्योपैथी में कुछ ज़रूरी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जानने के लिए या कुछ करने के लिए, उनके आव भाव, उनका रहन सहन जानना ज़रूरी होता है, बट वो सबसे पहले उनके उसकी डिजीज़ के बारे में समझाता है कि आपको है क्या, और पेशेंट को कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मेरे डॉक्टर को तो मेरी डिजीज़ के बारे में सब कुछ मालूम है। उसके क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस की बात होती है, उसके टेस्ट देखे जाते हैं। तो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ दवाई दे दी और काम हो गया, और उसको बार बार फॉलोअप्स के लिए जब बुलाते हैं, आप उसको लैब टेस्ट से कंफर्म कराते हो दोबारा। ये नहीं कि सालों साल दवाई खाए चले जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। सो आज का होम्योपैथ बहुत एजुकेटेड है और बड़े अच्छे से, बड़ी सफलता से अपने सारे पेशेंट्स को बड़े अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं जी। और काफ़ी होम्योपैथी में बहुत एडवांसमेंट है। जहाँ तक आप समय लेने की बात कर रहे थे, ऐसा है नहीं होम्योपैथी में। मैंने तो 30 साल की प्रैक्टिस में नहीं देखा कि टाइम लगता है। जी। यस, क्रॉनिक डिजीज़ है, अब किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है और लंबी लंबी डिजीज़ है जिन्होंने सारी उम्र पेन किलर्स पे गुजारना है, उनसे अच्छा तो होम्योपैथी है। बिल्कुल। कम से कम कुछ क्योर करते चले जा रहे हैं डिजीज, Side धीरे और effect साइड नहीं है। इफेक्ट्स भी नहीं नो है। साइड इफेक्ट्स हैं। जी। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने कहा कि पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को जानना, ये हम जानते हैं कि होम्योपैथी में एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर जो है जो आप मेडिसिन है, रेमेडी है, वो सजेस्ट करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा भी देखा गया है कि ओवर द काउंटर बहुत सारे ड्रग्स मिल जाते हैं, तो इस विषय में आप क्या नहीं, कहेंगे? मैं बिल्कुल उस फेवर में नहीं हूँ। अब जहाँ तक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की आप बात करेंगे तो देखिए, वो आजकल वो आधार कार्ड भी हमारे बनते हैं ना, सबके अंदर कहते हैं नो टू मेंस आर अलाइक, किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिलने वाले हैं। बस यही फिलॉसफी है हमारे पास भी कि एक जैसे दो आदमी नहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होगी। सो एक दवाई जो एक पे काम करती है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी बीमारी में भी वैसे ही काम करेगी। जी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक दवाई ए दे दी तो वो सब बीमारियों में वो उसकी, कोई भी साइनस का पेशेंट आएगा तो मैं उसको दे दूंगा, वो ठीक हो जाएगा। जबकि आजकल ऐसा ही होता ऐसा है। नहीं होने वाला है, ऐसा करना भी नहीं है। मैं हमारे जितने श्रोता हमें सब देख रहे हैं, मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसी प्रैक्टिस मत कीजिए। अपने आप ओवर द काउंटर ड्रग्स को मत लीजिए। ये जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स आ जाती हैं कि फलां दवाई ले लीजिए हाइट बढ़ जाएगी, फलां दवाई ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। होम्योपैथी की जहाँ तक बात है, एलोपैथी में हो सकता है कि एक एस्पिरिन की गोली खा ली तो सब कुछ हो जाएगा, बट वो भी खैर एडवाइस यही होता है कि फिजिशियन से बिना मिले मत खाएं। बिल्कुल। तो होम्योपैथी में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं आने चाहिए, और आते भी हैं तो वो डॉक्टर की देखरेख में यूज़ होने चाहिए। इट इज़ नॉट कि कोई पेशेंट गया और उसने अपने आप ले लिया, ऐसा नहीं करें, तो उससे होम्योपैथी का आपको इलाज का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जी, तो कई बार होम्योपैथी पे इस तरह का एक इल्ज़ाम लगाया जाता है या धारणा होती है लोगों की कि होम्योपैथी में तो सिर्फ मीठी मीठी गोलियां मिलती हैं, तो प्लेसिबोज होते हैं ज़्यादातर और सिर्फ आपके साइकोलॉजी पे काम करते हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? अब अगर इतने साल हो गए, आज 1750 से शुरू हो रखी है और इतने सालों से कोई साइंस एग्जिस्ट कर रही है और वर्ल्ड की नंबर 2 साइंस है, तो ये इल्ज़ाम तो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। हाँ। और जहाँ तक प्लेसिबो इफेक्ट की बात होती है, एक थ्योरी है कि प्लेसिबो इफेक्ट से कोई हार्मोनियस हार्मोन रिलीज होते हैं और उससे आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन ये थ्योरी अगर सिर्फ ह्यूमंस तक रहती तो ठीक था। होम्योपैथी तो वेटनरी साइंस के अंदर वंडर्स कर रही है। अब वेटनरी साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट कैसे आ जाएंगे? अब आप एनिमल को तो नहीं समझा सकते कि वो आपकी बातों में आ जाएगा और उसको एक प्लेसिबो इफेक्ट आ जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। सो ऑर्गेनिक डिजीजेज में नहीं आ सकते। अब आप सबसे ज़्यादा देखिए, लेडीज़ को प्रॉब्लम है फाइब्रॉइड यूट्रस की। अब अल्ट्रासाउंड डेली हर फीमेल करा रही होती है। 6 महीने के इलाज के अंदर उसके इतने बड़े फाइब्रॉइड, सेंटीमीटर्स के फाइब्रॉइड्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, स्टोन्स गायब हो जाते हैं। तो उसमें प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करेगा? यकीन। तो वो टेस्ट प्रूवन है अपने आप में, तो कैसा कोई प्लेसिबो इफेक्ट नहीं होता। वो आज की डेट में धारणा रही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आजकल सारे लोग इन्वेस्टिगेशंस का सहारा लेते हैं, पेशेंट को सपोर्ट मिलती है। सो ये उन्हीं के पास ही है धारणा जो अभी तक गए नहीं है होम्योपैथी में। जो आज के होम्योपैथ के पास जाते हैं उसको ये धारणा नहीं आएगी। तो धारणा तो सर जैसे अभी आपने वैसे तो कहा कि बहुत एडवांस्ड हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं धारणा ये भी है कि मेडिकल साइंस में लोग जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो एलोपैथी की तरफ ही जाते हैं, बाद में कि होम्योपैथी में या आयुर्वेद में ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। ऐसा नहीं है, है। क्योंकि अभी तो देखो मेरे ख्याल से मेरे पास जो रोज के कितने बच्चे आते होंगे, एंड दे हैव सीन मी सिंस चाइल्डहुड एंड दे वांट टू बिकम होम्योपैथ। और उनकी डेली ये कोशिश रहती है। और अब तो हमारी सरकार ने कोई डिफरेंस नहीं रखा है, एग्जाम भी एंट्रेंस का एक ही होता है, वो नीट का एग्जाम ही देना है। सो जिसको एलोपैथी लेनी है वो उसके परसेंटेज के हिसाब से एलोपैथी मिल गई, उसके बाद होम्योपैथी ले ली। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। जो भी अपनाना चाहता है, ऐसी कहीं कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ में। जब एज ए डॉक्टर आप बैठ जाते हो, यू बिकम रिस्पॉन्सिबल। वेरी ट्रू। सो एक डॉक्टर का लेबल अपने आप में, अगर गवर्नमेंट आपको डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट दे रही है ना, वो भी कुछ सोच के दे रहे हैं। वो इतना आपको पढ़ा देते हैं कि आपको किसी से कम नहीं रखा हुआ आज की डेट में उन्होंने। तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अप्रोच मेडिसिनल सिस्टम का अप्रोच है, और हर पैथी अपने आप में बहुत माननीय है। हर पैथी का अपना एक योगदान है। जी। अब हम बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, हम भी मना कर देते हैं कि नहीं जी होम्योपैथी में नहीं, आप एलोपैथी इलाज कर लीजिए। कई इमरजेंसीज हैं, कोई एक्यूट कंडीशंस हैं, वहाँ में उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। सो आज की डेट में जरूरत है, जहाँ इतनी एडवांसमेंट होगी, एक इंटीग्रेटेड साइंस बनाने की, कोएग्जिस्ट करने और कोई भी आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। ये बात भी है। आई थिंक एवरीबडी हैज टू कोऑर्डिनेट विद द अदर। ट्रू। तो इंटीग्रेशन जहाँ आ जाएगी, एक पेशेंट का बेनिफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर चावला, एक और सवाल है। मैं खासतौर पर ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके थ्रू दर्शकों तक भी ये मैसेज पहुंचे। कई बार ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स होते हैं और आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप एक बार खाते हैं तो आपको लगता है खाते रहें। ऐसा भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और स्टेरॉइड तो खाते रहे वाला तो सवाल ही नहीं है। बिकॉज स्टेरॉइड तो इतने लाइफ किलिंग है, उनको कहते हैं इम्यूनोसप्रेसर्स। जहाँ इम्यूनिटी सप्रेसर हो जाएगी, सप्रेस कर दी जाती है, एंड स्टीरॉयड बिकम अ ड्राइविंग फोर्स। जिस डिजीज का कोई इलाज नहीं, वहाँ एलोपैथ, जहाँ कुछ समझ नहीं आता वहाँ स्टीरॉयड प्रिस्क्राइब करते हैं। जी बिल्कुल। कि बॉडी अपना डैमेज ना कर ले, तो उसको सप्रेस कर दो कि बॉडी की इम्यूनिटी की वर्क प्ले करती है। अब होम्योपैथी का तो सिद्धांत ही अलग है। होम्योपैथी तो सारी की सारी फिलॉसफी, ईच एंड एवरी डोज आपकी इम्यूनिटी को रेज करती है। सो होम्योपैथी में स्टीरॉयड्स का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं होता। हाँ, कुछ लोग, मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, कई लोग लैब इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं नॉर्मल लैब से। अब उसमें बताना चाहूँगा उनको कि स्टीरॉयड का जो टेस्ट है और जो नॉर्मल हमारी घर में इस्तेमाल होने शुगर का टेस्ट है, ये अल्कोहल का टेस्ट है, वो बहुत लेवल तक मैच खाता है आपस में। सो लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो शुगर की गोलियाँ हम यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए। उससे जो एक नॉर्मल रूटीन लैब टेस्ट होता है वो कंफर्म कर देता है कि इसमें स्टीरॉयड है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट नहीं है, वो वैलिड नहीं है। उसके लिए एक स्पेशलिटी, एक HPLC का टेस्ट होता है,
जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी करते हैं उसकी, और उसमें क्लियर हो जाता है कि इस मेडिसिन में कोई भी नहीं है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि स्टीरॉयड फ्री जिसमें गारंटीड आपको सर्टिफिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे लैब एडवांसमेंट आ रही हैं, सो आने वाले टाइम में हर होम्योपैथिक दवाई के ऊपर एक सर्टिफिकेट होगा। अच्छा डॉक्टर चावला, एक बात जो मुझे होम्योपैथी की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और यही वजह है कि जब बहुत ज़्यादा पेशेंट कहते हैं यहाँ वहाँ से इलाज लेकर परेशान हो जाते हैं, तब वो उनको देखा गया है कि होम्योपैथी की तरफ जाते हैं उसके बाद बहुत खुश रहने लगते हैं। तो वो एक माइंडसेट, क्या वो डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है या वो दवाइयों का है? क्योंकि ऑफ कोर्स कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, और क्योंकि वो दवाइयों का भी एक एलोपैथ में जाके इम्पैक्ट पड़ता है कि कहीं ना कहीं आप परेशान होने लगते हैं। देखिए अगर मैं अब आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी मैडम ने पूछा होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करते हैं, तो ये सवाल बड़ा आता है, लोग कहते हैं मैं बड़ा हेल्दी फील कर रहा हूँ, ये जो स्टीरॉयड उन्होंने बोली ना, तो मैं बड़ा हैप्पी रहने लग गया हूँ जब से मैं आपकी दवाई खा रहा हूँ, या मैं बड़ा फिट महसूस कर रहा हूँ, कहीं आप स्टीरॉयड तो नहीं खिला रहे मुझे। तो ये एक लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब एक सिंपल एक्ने के लिए आया, अब एक्ने के पीछे हार्मोनल रिस्पॉन्सिबल है, अब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग दी, उसका पूरा हार्मोनल सिस्टम रिवाइव हो गया, वो पेशेंट का चिड़चिड़ापन खत्म हो गया, वो लड़की हंसने लग गई, जो सैड बैठती थी वो ठीक होने लग गई। अब एक एक्ने ट्रीट नहीं हो रहा, पूरी वो लड़की की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रही है। सो ये एक अनसेड थिंग है जो होम्योपैथ उनको गिफ्ट में देता है कि आप तो कहने के लिए आए थे, हम आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके दे रहे हैं। सो ऐसा लगता है। तो आपके क्वेश्चन में ऐसा हम प्रैक्टिकली देखते हैं, लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो आपके ऑब्जर्वेशन इस मामले में ठीक है कि लोग ऐसा पूछ लेते हैं कि जब से मैं खा रहा हूँ मैं बड़ा वेलबींग महसूस कर रहा हूँ। वो वेलबींग आती है और वो आप ओवरऑल ट्रीट होते हो, इसीलिए आती है जी। तो जब आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो डॉक्टर साहब कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट दरवाजे से अंदर आया और आप देखते ही समझ गए कि हाँ अब ये किस बीमारी का जिक्र करने वाला है? होता तो ऐसे ही है, जिक्र करने वाला है वो भी पता लग जाता है, एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है। हाँ। अब 30 साल में इतने पेशेंट देख लिए कि वो पेशेंट की एक फोटो देख के भी काम हो जाता है, लेकिन हमारा मास्टर इस बात को मना करता है करने को। वो कहता है नहीं, बी अ डॉक्टर शुड बी अ गुड लिसनर, वो पेशेंट को बोलने दे, उससे सुने आराम से। ऑल्दो हम कई बार बहुत रश में होते हैं या कुछ होते हैं तो को यूज कर लेते हैं एडवांटेज अपने एक्सपीरियंस को, और रिजल्ट भी मिल जाते हैं। लेकिन बेसिक थ्योरी ये कहती है कि आराम से सुने और पेशेंट की पूरी मन की बात उसको बोलने दे और उसको एक मौका दें। आप लोग जान भी दिया, उसके बावजूद भी आप जो है वो कहीं प्रेजुड्यूस्ड जो है वो होना ज़रूरी है, तो उसके बाद जो है फिर दवाई की सिलेक्शन करें। जी सर, अगर आपने बार बार एक चीज़ इसका जिक्र हो रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसे आसान भाषा में समझाएं अपने दर्शकों को किस तरह से होम्योपैथी काम करता है। अच्छा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है वो जानना चाहते हैं? वही। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी शक्ल से नहीं बनती, सिर्फ एक तो नेचर ने आपको फेस दिया है वो बना देगा जी कि ये कैसी हाइड्रोजनॉइड बॉडी है या वाटर रिटेंशन वाले लोग हैं, इनकी बॉडी में फ्लूइड कंटेंट ज्यादा है, इनकी बॉडी में एयर, आप देखें ना आयुर्वेद में बोलते हैं वाता पित्ता कफ, ऐसे ही इसमें होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन पहले तो शक्ल से आ जाती है। अब होम्योपैथी सिर्फ शक्ल पे ही नहीं रुकती, वो कहते हैं इस पेशेंट की आदतें कैसी हैं, ये बहुत फ्यूरियस है, ये बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, ये सैड टेंडेंसी के लोग हैं, ये बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, ये घबराता नहीं है। सो दैट्स हाउ एक बंदे की पूरी टोटलिटी लेके, अब जब ओवरऑल आप उस पेशेंट की टोटलिटी पे आप काम करते हो, सो देन यू कम आउट टू बी एन एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग निकाल पाते हैं उनकी। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग इतनी बेनिफिशियल होती है, शायद हर एक आदमी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने होम्योपैथ से मिलकर अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तो ज़रूर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपका कुछ भी अगर क्योर नहीं हो रहा तो एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग जो आपकी बॉडी की हर चीज़ को कवर करती है, सिम्टम सिमिलैरिटी पूरे मिलाती है आपकी नेचर के साथ जी। अगर वो उसकी एक डोज ले ली जाए तो आपकी कोई भी डिजीज़ रोग क्यों ना हो शरीर के अंदर वो दूर हो जाता है जी, क्योंकि वो इम्यूनिटी को इस लेवल तक ट्रिगर कर देता है, वो पूरी बॉडी पे ओवरऑल इम्पैक्ट। जी, तो चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? स्वस्थ रहें, अच्छा लाइफस्टाइल बनाएं, आजकल सारी बीमारियां लाइफस्टाइल से हैं, हाँ। और स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस कोई सोल्यूशन नहीं है, हर आदमी को भाग दौड़ लगी हुई है, कंपटीशन बहुत लगा हुआ है, इससे बचें, अपना काम करें मस्त होके, और वो बस सब प्रभु छोड़ दें, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर चावला, आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की, हमारे साथ इतनी सारी जानकारी आपने शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।